दोस्तों ये घटना सन 1996 से पहले की है, जब चेन्नई का नाम मद्रास हुआ करता था। उस दौरान मेरी पोस्टिंग मद्रास के पुरुपट्टनम रेलवे स्टेशन पर हुई थी। जब पहले दिन मैंने स्टेशन का कामकाज अपने हाथों में लिया तो मुझे कुछ चेतावनी दी गई। मुझसे कहा गया था कि रात के 12 बजने के बाद पटरियों की तरफ भूलकर भी ना देखें और शनिवार वाली रात को गुजरने वाली मालगाड़ी जो ठीक 1:30 बजे आती है उसे भूल से भी ना तो देखें और न ही उसे गलती से भी लाल झंडी दिखाएं। पहले तो मुझे लगा कि ये मद्रासी लोग मुझे डराकर यहाँ से भगाना चाहते हैं, इसलिए मैंने उनकी बातों पर उतना ध्यान नहीं दिया। पर जब शनिवार की रात हुई तो मैंने नोटिस किया कि पूरा का पूरा स्टेशन खाली हो गया है। यहाँ तक कि लोकल स्टाफ भी कोई ना कोई बहाने से चले गए। अब पूरे स्टेशन में मैं और सूर्य ही बचे थे। फिर जब रात के 1:30 बजने को आए तो सूर्य ने एक बार फिर से मुझे याद दिलाते हुए कहा, सर हरी झंडी दिखाते वक्त अपनी आंखें बंदी रखना जब तक कि मालगाड़ी गुजर न जाए। उसकी बातें सुनकर मुझे थोड़ी बहुत घबराहट तो हुई, पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। मैं हरी झंडी लेकर बाहर की तरफ निकला कि तभी ट्रेन की हॉर्न सुनाई पड़ी। पता नहीं क्यों ट्रेन के हॉर्न सुनते ही मेरी आंखें अपने आप बंद हो गई और उस वक्त मेरी धड़कनें भी बहुत तेज हो गई थी। पूरा शरीर देखते ही देखते बुरी तरह से कपकपाने लगा था। मैंने तुरंत ही वो हरी झंडी सामने की तरफ की और इसी बीच वो मालगाड़ी धनधनाते हुए वहां से गुजर गई। मालगाड़ी के गुजरने के बाद जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे सब कुछ लाल लाल दिखाई दे रहा था। मैं अपनी आंखें मसलता हुआ वापस अपने रूम में आ गया और फिर जब मैंने अपनी आंखों पर पानी की छींटें मारी तो धीरे धीरे मुझे बस कुछ नॉर्मल दिखने लगा। पर इस घटना ने मेरे को अब तक अंदर से डरा दिया था। उस रात के बाद से अब मुझे हमेशा एक ही अजीब सा डर लगा रहता। फिर जब मैंने किसी तरह खोजबीन कर इस मामले की तह तक पहुंचा तो मेरे होश उड़ गए। दरअसल मुझे पता चला कि इस रेलवे स्टेशन पर कोई भी लोकल कर्मचारी रेलवे मास्टर नहीं बनता और जो भी बना वो उस 1:30 बजे की मालगाड़ी का शिकार हो गया जो पिछले शनिवार मेरे साथ घटा था। उसे साफ जाहिर था कि मेरे साथ भी कुछ भी हो सकता है। फिर मैं ना चाहते हुए अपनी अच्छी खासी सरकारी नौकरी छोड़ने पर मजबूर हो गया था। और फिर जब ये बात मैंने सूर्या को बताई तो उसने कहा कि सर नौकरी छोड़ने से ये मुसीबत हल नहीं होगी, क्योंकि पहले के भी स्टेशन मास्टर ने भी यही गलती की थी। उसने डर के मारे अगले ही दिन नौकरी छोड़कर घर चला गया, पर कहते हैं वो आज तक घर नहीं पहुंचा। सूर्या की ये बात सुनकर मेरी एकमात्र उम्मीद भी अब टूट गई। तभी सूर्या बोला, सर चिंतामणि सर आपकी मदद कर सकते हैं। इकलौते वही स्टेशन मास्टर हैं जो उस 1:30 बजे वाली मालगाड़ी का राज जानते हैं, पर अभी वो बाहर गए हैं। सुना है अगले हफ्ते आ जाएंगे। सूर्या की बात सुनकर फिर से एक उम्मीद तो जगी, पर चंद रोज में दूसरा शनिवार अभी आने वाला था जिसे लेकर मेरे हाथ पर फूले हुए थे। फिर जब वो शनिवार की रात आई तो सूर्या ने कहा, सर 1:30 बजने वाले हैं, ध्यान रहे किसी भी हालत में झंडी दिखाते वक्त आंखें मत खोलना। फिर 1:30 बजते ही मैं हाथ में हरी झंडी लिए प्लेटफार्म पर आंख बंद करके खड़ा हो गया। हालांकि अभी भी मेरे पांव बुरी तरह से थरथरा रहे थे कि तभी मालगाड़ी की हॉर्न सुनाई दी और हॉर्न सुनते ही मैंने झंडी सामने कर दी। मालगाड़ी पल भर में ही वहां से सरपट निकल गई। मालगाड़ी के गुजर जाने के बाद जब मैंने अपनी आंखें खोली तो फिर एक बार मुझे सब कुछ लाल लाल दिखाई देने लगा, पर इस बार मुझे आंखों में तेज जलन महसूस हो रही थी। मैं तुरंत ही वॉशरूम में गया और आंखों में पानी के छींटे मारे। कुछ खास आराम नहीं पड़ा, पर मुझे लगा कि सुबह तक आराम हो जाएगा। पर जब मैं सुबह उठा तो जलन तो कम हो गई थी, पर अभी भी सब कुछ लाल ही दिखाई दे रहा था, जिस वजह से मैं फिर से सो गया और सुबह से कब शाम हो गई ये पता ही नहीं चला। तकरीबन 7 बजे सूर्य घर पर आया और उसके हाथ में खाने का डिब्बा था। इससे पहले मैं कुछ बोलता कि सूर्या बोला, सर जी क्या आपको अभी भी लाल ही दिखाई दे रहा है? फिर इस पर मैंने कहा, हाँ सूर्या पता नहीं क्यों अभी तक मुझे सब कुछ लाल ही दिखाई दे रहा है। इस पर सूर्या ने कहा, वो चिंतामणि सर आ गए हैं। चिंतामणि सर का नाम सुनते ही मुझे थोड़ा हौसला सा मिला और उसी वक्त मैं सूर्या के साथ चिंतामणि सर से मिलने उनके घर निकल गए। तकरीबन बस से 300 किलोमीटर तय करने के बाद हम चिंतामणि सर के घर पहुंचे। जब चिंतामणि सर को मैंने अपना हाल सुनाया तो वो मेरी बात सुनकर कुछ देर के लिए एकदम से चुप हो गए। फिर 2 घूंट पानी पीने के बाद बोले, 1:30 बजे वाली मालगाड़ी से बचना आसान तो नहीं है,
मगर मेरी मानो तो चुपचाप जैसा चल रहा है चलने दो। चिंतामणि सर की बात सुनकर मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। मैंने चिंतामणि सर को मनाने की बहुत ही कोशिश की, पर उन्होंने कुछ नहीं बताया। फिर जब मैं और सूर्या उनके यहाँ से निकल ही रहे थे, तभी चिंतामणि सर ने पीछे से आवाज देते कहा, जब तुम बर्दाश्त ना कर सको तो मालगाड़ी को लाल झंडी दिखा देना, उसके बाद फिर जो तुम्हारी किस्मत। इतना बोलकर वो घर के भीतर चले गए और हम दोनों भी वापस लौट आए। चिंतामणि सर के घर से लौटने के बाद सूर्या भी अपने घर चला गया। फिर मैं गुमसुम अपने रूम में बैठा रहा और यही सोच रहा था कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया था जो ये आफत मेरे गले पड़ गई है। चूंकि अभी भी मुझे लाली दिख रहा था, जिस वजह से मेरे सिर में अब दर्द होने लगा था। मैं बिस्तर पर लेट तो गया, पर आंखों से नींद गायब थे। पता नहीं रात भर मैं क्या सोचता रहा, और जब सुबह हुई तो तब मेरी आंख लग गई। फिर जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो मेरी आंख खुली। दरवाजा खोला तो मैंने पाया कि सूर्या आया हुआ है। मेरे दरवाजा खोलते ही सूर्या ने मुझसे पूछा, सर अब आपकी आंख कैसी है? तो फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरी आंखें नॉर्मल हो गई हैं और सर में दर्द भी नहीं है। मैंने सूर्या को जवाब देते हुए कहा, अभी तो ठीक है, आगे का पता नहीं। फिर इसके बाद हम दोनों ही रेलवे स्टेशन के लिए निकल गए। काम में मन तो नहीं लग रहा था, पर किसी तरह उस दिन की ड्यूटी पूरी की और मैं घर लौट आया। रात को बिस्तर पर करवटें बदलते बदलते मन में ख्याल आया कि कुछ दिनों की छुट्टी लेकर मैं अपने गांव चला जाता हूं। पर जब मैंने छुट्टी के लिए अप्लाई किया तो रेलवे वालों ने ये बोलकर मेरी छुट्टी कैंसिल कर दी कि अभी ज्वाइनिंग के तुरंत बाद छुट्टी नहीं दी जा सकती। खैर रविवार से शुक्रवार तक तो सारा दिन आम सा गुजरता, पर जब शनिवार वाली रात आती तो मेरे प्राण सूखने लगते। पर 5 से 7 शनिवार गुजर जाने के बाद मेरा डर अब कम होने लगा। मुझे लगा कि अब मैं यहाँ आराम से ड्यूटी कर लूँगा। बस शनिवार की 1:30 बजे वाली मालगाड़ी के समय अपनी आंखें बंद रखनी है। फिर जब एक और शनिवार की रात आई तो पता नहीं क्यों मुझे सुबह से ही बेचैनी होने लगी थी। रात होते होते मौसम भी काफ़ी बिगड़ चुका था। बाहर जोरों से हवाएं चल रही थी और आसमान में छाए काले बादल लगातार गरज रहे थे। और जब मैं हरी झंडी के लिए प्लेटफार्म पर खड़ा हुआ तो हवाएं और भी तेज हो गईं। हवाएं इतनी तेज बह रही थी कि मैं सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तभी ठीक 1:30 पर उस मालगाड़ी की हॉर्न सुनाई दी और हॉर्न के सुनते ही मैंने अपनी आंखें हमेशा की तरह कसकर बंद कर ली और झंडी सामने कर दी। अभी मालगाड़ी तेजी से गुजर ही रही थी कि मेरे सिर से कुछ जोर से टकराया, जिस वजह से मेरी आंखें खुल गईं और अनजाने में मेरी नज़र उस मालगाड़ी के अंतिम डब्बे पर गई जो उस वक्त प्लेटफार्म से गुजर रही थी। हालांकि तेज हवाओं के चलते मैं साफ साफ कुछ देख तो नहीं पाया, पर उस मालगाड़ी के गुजर जाने के बाद इस बार लाल लाल नहीं दिखा जैसा कि हर बार होता था। फिर जब मैं स्टेशन मास्टर के रूम की तरफ बढ़ा तो मेरी नज़र बगल के बेंच पर पड़ी, जिस पर कोई कंबल ओढ़े बैठा हुआ था। ये बड़ी ताज्जुब की बात थी कि क्योंकि शनिवार की रात मैंने कभी भी स्टेशन पर किसी को भी नहीं देखा। यह पहली बार ही था कि कोई इस वक्त मुझे नजर आया था। खैर मैंने उस समय उस आदमी से तो कुछ भी नहीं कहा, पर जब अगली सुबह हुई तो वो आदमी मुझे वहीं पर वैसे ही बेंच पर बैठा हुआ दिखा। तो मैंने सूर्या को उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, सूर्या उस बेंच पर बैठे आदमी को देख रहे हो? ये कल रात से उसी बेंच पर बैठा हुआ है। मैंने सूर्या से अभी इतना कहा ही था कि सूर्या ने मुझे बीच में टोकते हुए बोला, सर वहाँ उस बेंच पर तो कोई भी नहीं बैठा है, आप किसकी बात कर रहे हैं? इस पर मैंने सूर्या से कहा, और किसकी? वो जो सामने के बेंच पर काली कंबल ओढ़े बैठा है। पर सूर्या ये बोलकर वहां से चला गया कि शायद आपको नजरों का धोखा हो रहा है। अब सुबह से शाम होने को आए थे, पर वो काले कंबल वाला आदमी अभी भी किसी मूर्ति की तरह उसी बेंच से चिपका हुआ था। पता नहीं क्यों मेरा भी ध्यान बार बार उसी पर जा रहा था। तकरीबन रात के 11 बजे मैं उसके पास गया और उसे आवाज देते बोला, कौन हो भाई? यहाँ पर कल रात से क्यों बैठे हो? मेरे इतना कहते ही जब उस आदमी ने अपना कंबल हटाते हुए मेरी तरफ देखा तो मैं चीखते हुए नीचे गिर पड़ा। दरअसल उस आदमी का चेहरा पूरी तरह से छिला हुआ था और उसकी दोनों आंखें नीचे की तरफ झूल रही थी। उसका वो खौफनाक रूप देखकर जहां मेरी आवाज तक बैठ चुकी थी तो वहीं वो अब बेंच से उतरकर खड़ा हो गया था। मुझे उस समय यही लग रहा था कि यही मेरा अंत है कि तभी सूर्या वहां आ गया और सूर्या ने पहले तो मुझे सहारा देते हुए वहां से उठाया,
फिर मुझे ऑफिस के अंदर ले जाते हुए बोला, सर वो चिंतामणि सर आपसे आज रात मिलना चाहते हैं। चिंतामणि सर ने कहा है अब आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। सूर्या की बातें और मुझे दिख रहा वो शैतान, इन दोनों ने ही मेरी धड़कनों की धड़कन छीन ली थी। फिर जब देर रात चिंतामणि सर से मेरी मुलाकात हुई तो चिंतामणि सर ने कहा, तुमने मालगाड़ी को देखकर अपनी जान जोखिम में डाल दी है। तुम्हारे ऐसा करने से उस मालगाड़ी का एक शैतान तुम्हें ले जाने के लिए नीचे उतर गया है, जो सिर्फ तुम्हें ही दिखाई दे रहा होगा। चिंतामणि सर की ये बातें सुनकर मैं इस ताजुब में था कि आखिर इतना सब कुछ इन्हें कैसे मालूम है। इससे पहले मैं इस पर कुछ पूछता कि चिंतामणि सर ने आगे बताते हुए कहा कि तुम्हें उस शैतान को वापसी उस मालगाड़ी में भेजना होगा, वो भी इसी आने वाली शनिवार की रात को। इस बार तुम मालगाड़ी को हरी झंडी की जगह लाल झंडी दिखाना, और जब मालगाड़ी रुक जाए तभी तुम्हें मालगाड़ी के 72 डिब्बों में से वो डिब्बा खोजना है जिससे वो शैतान उतरा था। चिंतामणि सर की पूरी बात सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि आने वाला शनिवार मेरी जिंदगी का आखिरी शनिवार है, क्योंकि ये तो मुझे अच्छे से पता था कि ये सब करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, पर मेरे पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। और फिर जब शनिवार की रात आई तो मुझे इंतजार था रात के 1:30 बजने का। फिर मैं हाथ में लाल और हरी झंडी लिए पहले से ही ऑफिस के गेट पर खड़ा हो गया, और वो कंबल ओढ़े आदमी भी प्लेटफार्म पर छटपटा रहा था। फिर जब रात के 1:30 बजे तो मालगाड़ी हॉर्न देते हुए स्टेशन में दाखिल हुई। जब मेरी नज़र उस मालगाड़ी पर पड़ी तो मैंने पाया कि वो मालगाड़ी बहुत पुरानी और जर्जर है। उस मालगाड़ी को देखकर पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही दुख हो रहा था। मैं मन ही मन रोने लगा था, पर मैंने अपने आप को किसी तरह संभाला और मालगाड़ी को लाल झंडी दिखा दी। मेरे लाल झंडी दिखाते ही मालगाड़ी रुक गई, और मालगाड़ी के रुकते ही मैं वो डिब्बा ढूंढने लगा जिससे वो शैतान उतरा था। और अभी मैं वो डिब्बा ढूंढ ही रहा था कि तभी मुझे एहसास हुआ कि वो शैतान भी मेरे पीछे पीछे चला आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ उस मालगाड़ी के हर डिब्बे से अलग अलग गंध आ रही थी, जिसकी वजह से मुझे सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। इसी बीच मुझे वो डिब्बा मिल गया जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं दौड़ते हुए उस डिब्बे में घुसा, और उस डिब्बे में घुसते ही वो शैतान भी उस डिब्बे में घुस गया। उसके अंदर घुसते ही मैं मालगाड़ी से बाहर निकला और मालगाड़ी को हरी झंडी दिखा दी। मेरे हरी झंडी दिखाते ही मालगाड़ी वहां से उस शैतान के साथ एकदम से रवाना हो गई। उस रात मेरी जान तो बच गई, पर मैंने उस मालगाड़ी के डिब्बे में जो देखा और जो अगले शनिवार मेरे साथ हुआ, वो भी एक लंबी और खौफनाक कहानी है जिसे मैं फिर कभी बताऊंगा। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं जल्दी मिलूंगा इस कहानी के अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।